मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जो हमारा विज्ञान है भारत और समकालीन विश्व जो है उसी का एक पुस्तक है जिसको हम लोग आपका देख रहे हैं। और इसी में हम लोग बात कर रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद की, और यूरोप में राष्ट्रवाद में ही हम लोग अपना तीसरा जिसमें चैप्टर आपका देख रहे थे, आपको याद होना चाहिए क्योंकि हम लोग इसके अंतर्गत जो है इस तरह से कि आपका यूरोप में राष्ट्र का निर्माण हुआ और क्या चीजें थी, कैसे कुलीनवर्ग आए, यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण के विषय की जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें हम लोग आपका बहुत सारी यूनिट्स को इसमें देख चुके हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 क्रांतिकारियों का युग हमने देखा फिर कल से। तो इसमें जो क्रांतिकारी का युग है उस क्रांतिकारी के युग में हम सबसे पहले आज बात करेंगे रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना की, कि आखिर में रूमानी कल्पना क्या थी और राष्ट्रीय भावना क्या थी, इसके विषय में हम लोग जो है आपका गौर करके एक एक करके इनको हम लोग देखेंगे जो बहुत जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसको भी हम लोग आपका देखने वाले हैं। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। कह रहे जो आपका राष्ट्रवाद था, जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ, ये केवल ऐसा नहीं कि हमने युद्ध कर दिए, क्षेत्रीय विस्तार हो गया, उनके वजह से ये आपका बढ़ गया, इस वजह से ये आपका विकास हुआ, ये सारी चीजें हुई। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई है। कह रहे जो राष्ट्र का विचार पनपा है और राष्ट्र जो आपका सांस्कृतिक जो रही है, जो आपका कल्चरल जो आपका पहलू है, उसने क्या करी, एक अहम का मतलब होता है इम्पोर्टेंस जो है आपका भूमिका या आपका जो रोल है वो आपका निभाया है। कला, काव्य, कहानियां, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग किया है। कैसा है, राष्ट्रवाद बाधाओं को बढ़ने और उनको घटने में आपका सहयोग किया है। हम रूमानी बात को देखें जो एक समय सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह के राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। क्या करना चाहता था, एक खास तरह की जो आपकी राष्ट्रीय भावना है उसका विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने सिर्फ आपका तर्क और वितर्क और वैज्ञानिक के महिमा मंडम की आलोचना की और उनकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर आपका जोर दिया। यानी कि उनकी संस्कृति में क्या था कि जो आप विज्ञानवाद बताते हैं उसकी वो आलोचना कर रहे थे। उनकी नजर में जो भावना है, जो आदमी के मन की अंतर्दृष्टि होती है, क्लियर है, और जो रहस्यवादी चीज है, जो आपका मिस्टीरियस फीलिंग है, उन पर उन्होंने जोर दिया। क्या कह रहे थे कि ये हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति को हमको आपके प्रो कर रखना है। ठीक, ये बात कर रहे थे। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। कैसा है, अतीत और सांस्कृतिक को भी जो है अतीत का जो आपका राष्ट्र है वो आपका बनाया जाए। ठीक, उनको देखा जाए ये चीजें अतीत की हैं, कैसे वो राष्ट्र हैं, इन सब पर बात की जाए। जर्मन दार्शनिक योहान गर्डफील्ड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया था कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोग में निहित है। अब देखिए जो आपके जर्मनी के जो आपको फिलोसफर हैं योहान, वो क्या कह रहे हैं कि जर्मनी की जो आप सच्ची संस्कृति की बात करते हैं, वहां के जो आम लोग हैं वो आम लोगों में क्या है, निहित है। निहित का मतलब है उनके अंदर आपका बसती है, जर्मनी के लोगों के अंदर वो चीज वास करती है। ठीक है, राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्यों और नृत्यों से प्रकट होती है। वो कह रहे हैं कि आप जिसको कहते हैं कि राष्ट्रता क्या है, राष्ट्र की भावना क्या है, तो सच्ची आत्म लोकगीता क्या है, जन काव्य क्या है, लोक नृत्य क्या है, लोक सांस्कृतिक समारोहों की एकता क्या है, इन्हीं सब में कहीं ना कहीं जो आपका संस्कृति है
वो आपका झलकती है। और क्या होता है, अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यकता कि आप इन सब चीजों को अंकित करिए, इनको पॉइंट आउट करिए। और ये क्या था कि ये सब चीजें थी जिनके दम पर आप सोच सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण परियोजना का जो काम था उनके लिए भी एक ये बहुत आवश्यक पहलू था। ये हमको इसमें देखना था। क्या था? बहुत आवश्यक आपका पहलू था। तो हमें इन सब चीजों पर आपका विचार करना चाहिए और विचार करके जो है इनको हमको देख लेना चाहिए कि क्या चीज है और किस तरह से ये हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर हम इनको आपका अच्छे से देखेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल साफ हो जाएंगी। ठीक है ना? चलिए, इतना आपको समझ आया कि नहीं आया? देखिए, स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना के पास ही नहीं था। कह रहे ये सारी चीजें जो थी, ये प्राचीन जो आपके राष्ट्र भावना है उनके पास ही नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था। अब कह रहे कि केवल हम ऐसा नहीं कि जो हमारी राष्ट्र की भावना है हम उनको एक्सप्रेस करें, उन्हीं को करें, नहीं। तो जो हमारे राष्ट्र का आधुनिकीकरण, तो जो आपका मॉडर्न आपका मैसेज था हमारी कंट्री का, वो क्या हो, लोगों तक अधिक मात्रा में पहुंच सके, ये भी उसको डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहले आपने यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ा, फिर आपने फ्रांसीसी क्रांति के विषय में पढ़ा, फिर उसके बाद किस तरह से यूरोप में राष्ट्र निर्माण हो रहा था, फिर उसके बाद कैसे क्रांतिकारी संगठन हैं उनके विषय में कैसे राष्ट्र की भावना पनप रही है। इस धीरे धीरे से आप इनको समझ रहे हैं। इसमें से अधिकांश निरक्षर थे, कह रहे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपके पढ़े लिखे नहीं थे। यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियां ने विभाजन कर लिया था। यदि पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, परंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन कैरोल ने राष्ट्रीय संघर्ष में अपनी अपेरा और संगीत के गुणगान किए, और पोलेसन ने माक्काजुका जैसे लोक नृत्यों ने राष्ट्रीय प्रतीकों में बदलाव किया। और कह रहे जो वहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक थे, जो चीज थे, उन चीजों में भी बदलाव किया गया। लोगों को भाषा के जरिए जोड़ने का भी जो है आपका उन्होंने आपका प्रयास किया है, ताकि देश में जो राष्ट्रीय भावना हो वो आपका जीवित हो सके। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, आप कहीं विदेश जाते हैं और विदेश जाने पर अगर कोई आपके सेम भाषा बोलने वाला मिल जाए तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा देश मुझे मिल गया है, मेरी संस्कृति मुझे मिल गई है। क्लियर है? तो इस तरह की भावना उस समय भी आपकी पनप रही थी, और उसी भावना को हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से वो भावनाएं जो है आपकी जन्म ले रही हैं और कैसे आप इनको समझ सकते हैं। ठीक, भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने निभाई है बच्चों? जो आपकी भाषा है, इन भाषाओं ने राष्ट्रीय भावनाओं का आपका महत्वपूर्ण तरीके से जो है आपका विकास किया है। ठीक, रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूल में बलपूर्वक हटाया। अब कह रहे जो पोलिश भाषा थी उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। कहाँ थी वो? स्कूल में। और कैसे हटी? वो बलपूर्वक हटी। भाषा को हर जगह जबरन लादा गया था। 1881 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, क्लियर है, जिसने आखिरकार उसको कुचल दिया गया। अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा के हथियार को बनाया। अब कह रहे जो राष्ट्रवादी जो लोग आपका विरोध करते थे उन लोगों ने क्या कर दिया, उस भाषा को अपना क्या बना दिया, हथियार की ये भाषा को थोप रहे हैं इस तरीके से। चर्च के अनेक आयोजन में संपूर्ण धार्मिक भाषा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा हुआ कि बड़ी संख्या में पादरी और विपसों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया गया, क्योंकि उन्हें रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया। अब यहाँ कौन इनको परेशान कर रहा है? तो यहाँ रूस जर्मन पर अपना आधिपत्य चाह रहा है,
और उसके लिए वो क्या कह रहा है कि आप क्या करिए, हमारी भाषा जो है, हमारी भाषा को बढ़ावा दीजिए। वो उस भाषा को बढ़ावा नहीं देंगे तो क्या हो गए, वो विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे तो वहां के सैनिक उनको क्या करेंगे, परेशान करेंगे, उनको सजा देंगे। और यही कारण है कि उनको क्या डाल दिया जाता है, उनको जेल में भी डाल दिया गया। रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया तो पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक में दिखाई दी। कह रहे जो भाषा थी, जो आपका प्रभुत्व था, दौर था, उसके प्रतीक में हमने उसको देखा, और ये भाषा हमें उसके प्रतीक के रूप में जो है आपका दिखाई दी। ठीक, तो आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे ये सारी चीजें हैं जो हमको यहाँ पर आपका दिखाई दे रही है। क्लियर है? तो हमें इन सब चीजों को एक एक करके, रोमानी कल्पना, राष्ट्र की भावना क्या है, और क्रांतिकारी का युग कैसे शुरू हुआ है, इसको थोड़ा सा समझने की, गौर करने की आवश्यकता है। तो एक बार जो हमारी यूनिट 3 है, क्रांतिकारी का युग, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसको बात कर लीजिए। इसमें कोई भी अगर कमेंट, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का देख लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? चलिए, कुछ पूछना है, कुछ देखना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देख लिया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट है 3.2 भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। क्या देख रहे हैं हम? भूख देख रहे हैं, कठिनाइयां देख रहे हैं, और जो आपके जन विद्रोह हैं हम उनको देख रहे हैं। ठीक, 1830 के दशक यूरोप में भारी कठिनाई लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या जबरदस्त वृद्धि हुई। ऐसा हुआ कि जो पूरा यूरोप है, उस पूरे यूरोप में आपका जबरदस्त वृद्धि होती है। कब? 19वीं सदी के आसपास में जो प्रथम भाग है, यहाँ बड़ी संख्या में जो है आपका पॉपुलेशन बढ़ती है। ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद में उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। यानी कि जितने भी उपलब्ध रोजगार थे वो ज्यादा थे, कंपेयर करें तो आपका नौकरी ढूंढने वालों से। यानी कि नौकरी करने वाले कम थे और नौकरियां ज्यादा थी, ऐसे समझ सकते हैं इस लाइन को। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भारी गरीबी बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। अब नगर में जो आपका क्या थे, कुछ लघु उत्पादक थे, यानी कि कहीं शिल्प उद्योग थे। अब शिल्प उद्योग थे, अब इंग्लैंड में जो आपका कपड़ा बन रहा था वो आपका मशीन से बन रहा था, और वो कपड़ा मशीन से बन रहा था, वो जिस बाजार में भी आपका जा रहा था, उस कपड़े के सामने जो घरेलू शिल्प उद्योग थे, चाहे वो भारत का रहा हो, चाहे आपका जर्मन का रहा हो, चाहे वो अफ्रीका का रहा हो, चाहे और किसी भी आपका देश का रहा हो, उन्होंने कभी भी ब्रिटिश में निर्मित जो आपके मशीन से बने जो आपके कपड़े थे उसको कभी कंपटीशन नहीं दे पाए, और उनको क्या था, वो सामना नहीं कर पाए। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था, और कह रहे हैं कि वहां जो औद्योगिकरण हो रहा था वो उस महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज्यादा झेलनी पड़ रही थी, और कह रहे हैं कि ये जो कंपटीशन था, इस कंपटीशन को सबसे ज्यादा कहां झेल रहे थे वो? तो बच्चों वो था आपका कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा आपका यूरोप झेल रहा था, क्योंकि यूरोप में जो हस्तकरघा थे, ब्रिटेन में औद्योगिकरण आने के बाद से ब्रिटेन के साथ साथ जो भी आपके ब्रिटेन के उपनिवेश थे, वहां के पूरे हस्तकरघा उद्योग इन्होंने बर्बाद कर दिए थे। क्लियर है? क्योंकि घरेलू जो उत्पाद था उसकी डिमांड घट गई थी, तुलनात्मक रूप से ब्रिटिश द्वारा मशीन से निर्मित कपड़ा सस्ता भी था और अच्छा भी था।
क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे छोटे कारखाने में होता था और केवल आंशिक रूप से ही मशीनीकृत था। यानी कि जो लोग अपने हाथ से बना रहे थे उसमें बहुत कम आपका ऐसा था कि आपका मशीनों से इसका प्रयोग होता था। क्लियर है? यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामांती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले बाप के दबे थे। अब कह रहे जो अन्य, चाहे अब आपका किसान हो या एक जो आपका सामंती जो वर्ग आपको देखने को मिलता, जो शुल्क लगता था और बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारी था जो उनके बोझ के तले ये लोग आपका दबे हुए थे। खाने पीने की चीजों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। क्या होता था कि अगर ये चीजें बढ़ी हैं तो क्या होता था, जो व्यापक जो आपकी गरीबी है वो आपका फैल जाती है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। अब देखिए, देख लिया आप लोगों ने, ये देखिए कृषक विद्रोह जो हुआ था 1848 में, वहां उसका एक जो इमेज है हमको दिखाया गया है। अब ऐसा नहीं है कि केवल भारत ही अपने संघर्ष को लेकर बात करेगा, नहीं, यूरोप में भी जो आंतरिक गृह युद्ध हो रहे हैं, जो छोटे छोटे जो शासन है उनको हटाकर जो नए संविधान की प्रस्तावना की लोगों को बात कर रहे हैं, तो उनमें ये सारी चीजें हैं, ये आपको देखने के लिए है। तो आप इसका एक इमेज चित्र आपके सामने है, आप इसको बहुत अच्छे से आपका देख सकते हैं। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। आप कह रहे हैं कि 1848 ऐसा ही एक वर्ष था, खाने पीने की कमी, व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए। अब एक ऐसा भी समय आया जहां पर व्यापक बहुत बड़े लेवल पर, व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पर क्या हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया और आपके एम्प्लॉयमेंट फैलने से लोग पेरिस की जो आपकी सड़क है उन पर आपका उतर आए। जगह जगह क्या होने लगा, अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप्स को भागने पर मजबूर कर दिया। कौन थे? लुई फिलिप। वहां के कौन थे लुई फिलिप? बताइए आप मुझे, ये आपके लिए प्रश्न था कि लुई फिलिप्स कौन थे। ठीक, राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए, क्या करते हुए, गणतंत्र, और कहाँ घोषणा की गई, तो नेशनल जो असेंबली थी, राष्ट्रीय सभा, 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि जिन पुरुषों की उम्र 21 वर्ष से ऊपर है वो अपना वोटिंग राइट्स कर सकते हैं और काम के अधिकार की गारंटी दी गई कि क्या मिलेगा, सब लोगों को काम मिलेगा, ऐसी गारंटी दी गई। रोजगार उपलब्ध करने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। क्या कह रहे हैं कि जो रोजगार हो रहा है उन रोजगार को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कारखानों को भी आपका स्थापित किया गया। अब देखिए, जब वहां का जो चांसलर है जब वो भाग जाएगा तो जो पहले एक सत्ता चल रही थी उसको शिफ्ट करके नई डेमोक्रेसी ही तो आपकी स्टेबल करनी है फाइनली, तो वही वो लोग करने जा रहे हैं। कि इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बनकरों ने उनके ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया था, जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे परंतु दाम बहुत कम देते थे। पत्रकार वेलहेम वॉल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना को इस प्रकार बयान दिया है कि उन्होंने एक घटना देखी है, पत्रकार महोदय ने, और इस घटना में उन्होंने गांव की कहानी को इस प्रकार उनको एक्सप्लेन किया है, इस प्रकार उसको बयान में दिया है कि जिसका कोई आपका जवाब जो है आपका नहीं। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय जो था आपका सबसे व्यापक था। क्या था? सबसे बड़ा आपका व्यापक था।
काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी थी। अब क्या हो रहे थे कि जो माल था उन माल की कीमतों को जो था आपका गिरा दिया गया था, और यही कीमतें गिराने की वजह से क्या हो रहे थे कि जो वहां के सूती कपड़ा बुनकर थे उन बुनकरों ने क्या किया था, हड़ताल की थी और उसकी समस्या की थी। क्लियर है? और उसका आपका विरोध किया था। ठीक 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली। क्या हुआ कि 2 बजे की जो भीड़ थी बुनकरों की अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पर पहुंच गई। उन्होंने 2 लाइन बनाई और 2 लाइन बनाकर कहां पहुंच गई, जो ठेकेदार का घर था, मकान था, जो आपकी कोठी थी, वहां तक पहुंच गई। वे ज्यादातर मजदूरी की मांग कर रहे थे। डिमांड क्या था कि हमको जो हमारी मजदूरी है प्रचलित वो हमको दे दीजिए और क्या होगा, हम इनको छोड़ देंगे। ठीक इसी पर वो आपकी बात कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार नहीं किया गया तो कभी धमकी दी गई। अब देखिए कह रहे हैं कभी तो उनके साथ आपके घृणा का व्यवहार किया गया। घृणा का मतलब है उनको एक अलग दृष्टि से आपका देखा गया कि आप क्या करने आए हैं, आप कैसे आ गए, क्यों आ गए, तो ये आपका घृणा है। और उनको धमकी दी, या तो आप चले जाइए, नहीं तो आपको काम नहीं मिलेगा, आपको कच्चा माल नहीं दूंगा, मैं किसी और को दे सकता हूं। तो इस प्रकार की जो धमकियां थी वो भी यहाँ के जो बुनकर मजदूर थे वो उनको दी गई। क्लियर है? अब देखिए अब क्या होता है। इसके बाद भी भीड़ घर में जबरन घुस गई। अब कह रहे हैं कि ठेकेदार का जो घर था, हवेली थी, भीड़ फिर भी घुस जाती है। चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर, चीनी मिट्टी के बर्तन, बनी नफीस चीजों को तोड़ दिया। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूट लिया और तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया। अब देखिए जब आप किसानों की बात नहीं सुनोगे तो जो आपका मजदूर वर्ग है या जो आपका किसान वर्ग है, जो आपका शोषित है और परेशान है, तो फिर क्या करता है, बातों को रखता है और वो बात क्या करती है, आपका हिंसक रूप ले लेती है। और हिंसक रूप लेने की वजह से ही क्या होती है, वो चीजें हमेशा उग्रता में आपकी हमको दिखाई देती हैं, उग्रता के रूप में आपका बन जाती है। क्लियर है? तो ऐसा ही यहाँ क्या हुआ, जो भीड़ थी उस भीड़ ने उग्रता का रूप ले लिया और क्या हुआ कि वहां लूटपाट जैसी घटना उसके भंडार गृह में घट गए। जो तो कपड़े का भंडार था उसको लूट लिया और लूट कर क्या किया, ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में चला गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया। अब कह रहे हैं कि जो आपका ठेकेदार गया था उस ठेकेदार को क्या कर दिया, वहां पर उन्होंने शरण देने से उनको इनकार कर दिया। वह 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। अब देखिए 24 घंटे बाद उसने क्या कर लिया, आपकी सेना बुला ली और उसने कहा कि मेरे को वापस जाना है अपने घर, और जो मजदूर हैं उन्होंने आपका कब्जा कर लिया है मेरे मकान पर। तो ऐसी स्थिति में वो आपका पुलिस की हेल्प लेता है और पुलिस उनको वापस छोड़ देती है। पुलिस की और बुनकरों की जब मुठभेड़ होती है तो फायरिंग में क्या होता है, जो हमारे 11 आपके बुनकर हैं उनको गोली लग जाती है और वो आपका मर जाते हैं। और यही क्या होता है कि जो पत्रकार ने लिखा था एक गांव का जो एक्सपीरियंस उसने देखा था, उसको जो एक्सप्लेन किया था, तो एक हमने छोटी सी स्टोरी के माध्यम से पढ़ा कि कैसे आपका जो ठेकेदार और जो मजदूर हैं, जब भी उनके बीच में संघर्ष हुआ तो अंततः उसका रिजल्ट क्या निकला। तो आप इससे पढ़कर इसको समझ सकते हैं। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है क्योंकि चीजें क्या हैं, हमारे भारत, हमारी संस्कृति, हमारे परिवेश से थोड़ी बाहर की है। क्लियर है? तो इसलिए ओट्स आपको फील हो सकता है। क्लियर है? अगर आप चैप्टर को पूरा फोकस बनाए रखेंगे तो ये दिक्कत आपकी नहीं होगी। अब देखिए अभी हम लोग अब इससे आगे जो आपकी यूनिट है 3.3 1848 उदारवादियों की क्रांति, इसको पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा हम देखते हैं स्वतंत्रता और समानताओं का महिलाओं के लिए क्या अर्थ है। पैराग्राफ को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या अर्थ है। आखिर में
महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और समानता के क्या आपके दायरे हैं, क्या मीनिंग है, इनको थोड़ा सा हम लोग आपका देख लेते हैं। कह रहे हैं उदारवादी राजनीतिज्ञ, एक लेबलर आपके पॉलिटिशियन हुए हैं कार्ल बेलकर, क्लियर है, जो आपका फ्रेडरिक संसद ने एक निर्वाचित सदस्य थे, उनके विचार उन्होंने व्यक्त किए। और कैसे थे, एक आपका सांसद सदस्य थे, कोई आम आदमी नहीं थे, एक अच्छे पॉलिटिशियन थे। अब वो क्या कह रहे हैं, थोड़ा आपका महिलाओं को लेकर देखते हैं थोड़ा सा। प्रकृति ने पुरुष और महिलाओं के अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। अब वो कह रहे हैं चाहे आपका पुरुष हो या महिला हो, प्रकृति मतलब जो आपका नेचर है, उसने अलग अलग काम को करने के लिए स्त्री और पुरुष को बनाया है, निर्मित किए। निर्मित का मतलब बनाना होता है। पुरुष जो ज्यादा ताकतवर है, दोनों में से ज्यादा निर्भीक और मुक्त है। कह रहे पुरुष कैसा है, ज्यादा ताकतवर है। अब इनकी आलोचना भी हो सकती है, कैसे हैं, ज्यादा ताकतवर है और निर्भीक मतलब जो डरता नहीं है, और मुक्त मतलब आपका फ्री है, उसे परिवार का रखरखाव और भरण पोषण करने वाला बनाया गया है। कि वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसकी, वो परिवार का भरण पोषण करेगा, यानी उसके खाने पीने की चीजों को परिवार के लिए मेंटेन करेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वह कानून, उत्पादन और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्य करने के लिए महिला जो कमजोर, निर्भर और दबू है, उसे पुरुष की सुरक्षा की आवश्यकता है। आप कह रहे हैं कि जो प्रतिरक्षा का मतलब होता है डिफेंस, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो आपके सार्वजनिक कार्य हैं, उस जगह अगर आप लोग देखोगे, उन कार्यों में आपका चाहे कानून हो, चाहे कुछ उत्पादन करना हो, या कहीं आपकी किसी की सेना में नौकरी करनी हो, वहां पुरुष आपका जो है पब्लिक वर्क में जो है सबसे पहले जाता है। अगर वहीं महिलाओं की बात करें तो महिला को कैसा बताया है, कमजोर बताया, और निर्भर मतलब वो पुरुष पर निर्भर है बताया है। और पुरुष को क्या बताया है कि पुरुष की सुरक्षा की आवश्यकता है, और क्या करें कि पुरुष उसकी सुरक्षा की आवश्यकता है। उसके क्षेत्र घर, बच्चों की देखभाल और परिवार का पालन पोषण है। और उसका काम भी इन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है कि वो घर की देखभाल करे, बच्चों का पालन पोषण करे, आपके परिवार को देखे, यही चीज है। क्या हमें कोई और प्रमाण चाहिए कि इन भेदों के बाद लिंग में बराबरी केवल परिवार के मेल मिलाप और गरिमा को खतरे में आपका डाल देगी? अब सोच के देखिए, अगर आज मैं इस सदी में बात करूं कि आज की महिला क्या पुरुषों से कम है, क्या उनका पुरुषार्थ आपका कम है आपका पुरुषों के बराबर, तो मैं कहता हूं नहीं। आज की महिला हर क्षेत्र में पुरुष को कंपटीशन दे रही है, चाहे वो आपका प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, अभियांत्रिकी हो, कहीं भी टेक्निकल से सपोर्ट हो, हर चीज में उन्होंने अपने पुरुषार्थ दिखाकर पुरुषों के सामने अपने आप को स्टेबल किए है। मैंने एक चैप्टर में पहले भी पढ़ाया है, शायद 9th क्लास में है, कि महिलाओं ने अपने आप को पूरे विश्व के सामने प्रेजेंट किया है और अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि हम उस काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आपका सक्षम है, जो काम आपका पुरुष कर सकते हैं। क्लियर है, जो काम पुरुष कर सकते हैं वही काम हम कर सकते हैं, हम उसको काम करने के लिए बिल्कुल कैसे हैं, सक्षम है। ये महिलाओं ने पूरे विश्वव्यापी आंदोलन में दिखाया है। आप कोई भी ऐसी कंट्री देख लीजिए जो आज आपका डेवलप कंट्री है या अंडर डेवलप है, हर जगह महिला आंदोलन को लेकर, महिला संघर्ष को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका जरूर आंदोलन हुए हैं, और जरूर क्या हुए, आपका संघर्ष हुए हैं, तभी वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच पाई है। थोड़ा आगे देखते हैं। लुइजे ओटो पीटर्स ने कुछ लिखा है। ये भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिसने महिला की पत्रकारिता पश्चात नारीवाद राजनीतिक संगठन की स्थापना की। अभी एक संगठन लेके आ रही हैं, इसका नाम है नारीवाद राजनीतिक संगठन की स्थापना। उसके अखबार 21 अप्रैल 1849 के प्रथम अंक में निम्नलिखित संपादकीय छापा गया। हमने यह भी पूछते हुए कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचार और ओतप्रोत हैं, सभी लोग, सभी इंसानों की आजादी के लिए तैयार होगा।
जब उसे यह प्रश्न किया गया कि वह बड़ी आसानी से जवाब देगा हाँ, हालांकि उसके अथक प्रयास केवल आधी मानव जाति के फायदे के लिए, यानी पुरुष मगर स्वतंत्रता के अभिजात और स्वतंत्रता पुरुषों को परम तंत्र से घिरा रहना मंजूर नहीं था। कैसा था कि जिस तरह से पुरुषों का जो आपका सिस्टम बना है, परितंत्र है, उसमें रहना उनको मंजूर नहीं था। क्यों? आधी मानव जाति के फायदे के लिए काम हो रहे थे, सब कुछ उसी में था, वो अपने प्रश्न पूछती थी। तो इस समय था, ये सारी चीजें इसमें उन्होंने अपने विचार में व्यक्त की हैं। उसी अखबार के एक अनाम पाठक ने 25 जून 1850 को संपादक में निम्नलिखित पत्र भेजे कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखना, कि जो महिला है अगर आप उनको राजनीतिक अधिकार से वंचित रखते हैं तो ये क्या है, बेतुका और अविवेकपूर्ण है। अब देखिए, जो महिलाओं के जो राइट्स हैं, अगर आप उनको दबाते हैं, आप उनको नहीं देते हैं, तो आप क्या है, बेतुका है। मतलब जिसका कोई तर्क ना हो उसको हम बेतुक कह सकते हैं। अविवेकपूर्ण मतलब, विवेक मतलब होता है ज्ञान, और अविवेक का मतलब है कि अज्ञानता की बात है कि आप महिलाओं को उनके राजनीतिक अधिकार से वंचित रख रहे हैं, जबकि उन्हें संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जिसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं और जिम्मेदारियां भी उठा सकती हैं। हालांकि वे लाभ नहीं मिलते जो उनके लिए पुरुषों को मिलते हैं, और कह रहे हैं कि वो उस तरह के सेम प्रॉफिट उनको नहीं मिलते जिस तरह का जो आपका प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वो प्रॉफिट आपका पुरुषों को जिस तरह से मिल रहा है वो आपका महिलाओं को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे हैं, पुरुषों में अनइक्वालिटी वाली जो आपकी चीजें हैं वो आपका हमको इस समाज में आपका दिखाई दे रही है। कौन सा समाज है? यूरोप के राष्ट्र निर्माण का समाज। तो यूरोप में भी कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आपके महिलाओं को राइट्स मिल गए, नहीं। मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी ऐसी डेवलप कंट्री देख लीजिए, कोई भी अंडर आपका डेवलप वो देख लीजिए कंट्री, हर देश में महिलाओं ने अपने आप को खड़ा करने के लिए कोई ना कोई आंदोलन, कोई ना कोई संघर्ष कैसा है आपका जरूर किया है। ठीक, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और क्या कह रहे हैं, यह अन्याय क्यों है कि आप उन्हें पुरुष और महिलाओं के बराबरी नहीं देते? आखिर में यह अन्याय क्यों है? क्या यह लज्जा की बात नहीं है? लज्जा मतलब होती शर्म, क्या शर्म की बात नहीं है? सबसे मूर्ख मवेशी पालक को मत देने का अधिकार है। क्या कह रहे हैं, मूर्ख मतलब पागल, आपका मवेशी मतलब जानवर है, जो पालक है उसको तक को वोट देने का अधिकार है। लेकिन अत्यधिक काबिलियत महिलाओं को, जो काफी संपत्ति का मालिकाना होती हैं, इस हक से वंचित रखा जाता है। यानी कि जिसके पास जानवर हैं आप उसको ये राइट्स दे सकते हैं, लेकिन एक महिला है जो पढ़ी लिखी सशक्त है, आप उसको इस तरह के राइट्स जो है नहीं दे सकते। तो मुझे बताइए, क्या ये सही है कि गलत है? जो ये गलत है। अब कह रहे हैं कि इस हक से वंचित रखा जाता है यदि वे राज्य के रखरखाव में इतना ज्यादा योगदान देती हैं। और कह रहे हैं कि जब वो स्टेट में, अब देखिए यहाँ स्टेट का मतलब राज्य से नहीं हो रहा है, यहाँ देश के परिप्रेक्ष्य में देखिए। यूरोप में उस समय आपका राज्यों में बटा हुआ था पूरा जो क्षेत्र था, लेकिन वहाँ राष्ट्र राज्य की आपकी कल्पना आ रही है, तो हम इस चीज को देश के आधार पर समझेंगे। तो क्या कह रहे थे कि वो क्या कर रही हैं, हर क्षेत्र में अपना प्रॉपर जो है योगदान दे रही हैं और अपना क्या है चीजों को देख रही हैं। तो जब वो सारी चीज आपके कर रही हैं तो उन्हें वो आपका पुरुषों के समान क्यों नहीं राइट्स दिए जा रहे, क्यों नहीं चीजों को आपके बराबर रखा जा रहा, ये बात कह रहे हैं। चाहे कोई पत्रकार जिनके विषय में हम पढ़ रहे थे, और एक हमने उदारवादी जो आपका पॉलिटिशियन थे कार्ल्स के बारे में हमने पढ़ा कि उनके महिलाओं को लेकर क्या विचार थे। उनकी सोच थोड़ी आपका पुरुषवादी थी, न्यूट्रल सोच उनकी नहीं थी। उन्हें लगता था कि पुरुष आपका मजबूत है तो सारे प्राकृतिक काम आपके नेचर ने मां साहब उसको दिए हैं, महिला कमजोर है। तो इस तरह की विचार, तो ये विचार कहीं ना कहीं जो हमने अभी देखे कि जो आपका रूढ़िवादी सोच की जो सत्ता स्थापित हुई थी, उस सत्ता का असर हमको दिखाई देता है। क्योंकि नेपोलियन के बाद कैसा समाज बन गया था यूरोप का, रूढ़िवादिता को एक्सेप्ट करने वाला बन गया था। तो एक बार थोड़ा सा आप इसमें देख लीजिए, कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ लीजिए, कोई किसी प्रकार का डाउट हो, कोई कमेंट हो, कोई चीज समझ नहीं आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं।
सारे माध्यम आपके खुले हैं। आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझ तक भेज सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अपने चैप्टर को रिवीजन करिए, पढ़िए, किसी प्रकार का डाउट बनता है मुझसे पूछ लीजिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।